Okay, so yes, let us see the next topic in this chapter. Already we have seen last time how to find out the rotational kinetic energy of any body, and we have already derived the formula for that rotational kinetic energy. Correct है? So rotational kinetic energy के लिए हमने last time देखा था कि Ke of a rotational body, मतलब rotating body, kinetic energy of rotating body to be simply half of I into omega square here, which is where omega is going to be the angular velocity, which you already studied is the rate of change of angular displacement actually. And angular velocity के लिए फॉर्मूले है जो कि ऑलरेडी हमने सर्कुलर मोशन के अंदर पढ़े हैं. सबसे पहला है angular velocity is equal to 2 pi by t, right? Capital T, where t is going to be the period of revolution of circular motion. ठीक है, कोई भी बॉडी का जो रोटेशनल पीरियड जो होता है, घूमने का जो पीरियड है, वो यहाँ पे कैपिटल टी करके आएगा. और दूसरा फॉर्मूला ओमेगा के लिए हमारे पास ये भी है जो कि 2 पाई इनटू n, वेयर n इज एक्चुअली गोइंग टू बी द फ्रीक्वेंसी. अभी सीधी बात है कि जब तक ओमेगा कांस्टेंट है तब तक जरूर काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगा. जैसे ही ओमेगा बढ़ने लग गया तो काइनेटिक एनर्जी भी ऑब्वियसली बढ़ेगा. सीधी बात बिल्कुल. There is a straight relationship between this kinetic energy and the omega square. That means rotational angular velocity. So as omega angular velocity goes on increasing, the rotational kinetic energy will also go on increasing. And also remember for the numericals के लिए ये बात अच्छी तरह से याद रख लो कि ओमेगा जब भी वेरिएबल होता है, तो जहां पे भी ओमेगा वेरिएबल होता है तो वेरिएबल ओमेगा निकालने के लिए हमारे पास दो तीन रास्ते हैं. एक तो अगर अल्फा कांस्टेंट है, अगर एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो उसके फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज कर सकते हैं किसी भी इंस्टेंट पे ओमेगा फाइंड करने के लिए. ये देखो इस तरह से ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी. तो इस तरह से हम ये वाला फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करके किसी भी इंस्टेंट का एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं, और उसी इंस्टेंट का काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए भी वही ओमेगा यहाँ पे हम डाल सकते हैं, और उस इंस्टेंट का काइनेटिक एनर्जी हमको मिल जाएगा आराम से. ठीक है. दूसरा कि थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन भी हमारे पास है जो कहता है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इनटू थीटा. तो इसका यूज तब करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर का जो वैल्यू है वो डायरेक्ट रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पे, जो कि अगर हमको सपोज क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है कि acceleration is constant and the body is rotating with variable angular velocity, but we want to find out the kinetic energy when the body completes some number of rotations, or some the body just rotates through some angle. तो वो एंगल जब दिया हुआ है, तो एंगल अगर हमको पता है थीटा, इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन पता करके और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी पता करके हम ओमेगा स्क्वायर निकाल सकते हैं, और ये निकला हुआ यहाँ से निकला हुआ जो ओमेगा स्क्वायर है वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं, और उस समय उस उतने रोटेशंस होने के बाद का जो काइनेटिक एनर्जी है तो वो हम इसमें से निकाल सकते हैं आराम से. ठीक है. तो ये थोड़े छोटे छोटे बातें हैं जो कि काइनेटिक एनर्जी के बारे में हमको समझनी है. एंड इवन इफ यू जस्ट ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन एनर्जी एंड एंगुलर वेलोसिटी हियर, अगर हमने एंगुलर वेलोसिटी को इधर x एक्सिस पे प्लॉट कर दिया और काइनेटिक एनर्जी को अगर y एक्सिस पे प्लॉट कर दिया, तो हमको इनके बीच में जो ग्राफ है तो वो ग्राफ इस तरह से पैराबोलिक मिलेगा. ठीक है. इट विल बी अ कर्व्ड वन. इस टाइप का कर्व्ड ग्राफ हमको मिलेगा यहाँ पे, जो कि काइनेटिक एनर्जी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में होगा, जो कि बता रहा है कि जैसे एंगुलर वेलोसिटी बढ़ता जाता है वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ता जाएगा, बट नॉट लीनियरली, but they are not just directly proportional, but the kinetic energy will increase more rapidly than angular velocity afterwards, after some distance. तो इस तरह से हम ये ग्राफ जो है वो इस तरह से देख सकते हैं. This is the graph between kinetic energy and angular velocity. Remember. Yes. Now we have to study one more concept in this chapter. That is about radius of gyration. Remember, what is radius of gyration? You have to see in this today's lecture. See, what happens is there is suppose a body of irregular shape, okay, and suppose there is a axis of rotation
एंड सपोज दिस बॉडी इज रोटेटेड, ओके, ये बॉडी हम घुमाते हैं और उसके बाद हमको उसके हर एक पार्टिकल का जो मास है और उसका जो डिस्टेंस का स्क्वायर है वो सब मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाएंगे तो हमको उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाता है। The total moment of inertia of the body may be something like summation of mi into ri square, where I runs from 1 to n। ये हमारे पास फॉर्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए, सीधा फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे सपोज जैसे हमको ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाता है तो इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर सपोज हमको इस पूरे बॉडी का अगर होना है, रहना है, लेकिन अगर पूरे बॉडी को अगर हमने एक सिंगल पॉइंट में अगर कंडेंस कर दिया, सोचो ठीक से, ये पूरा बॉडी जो है वो अगर एक पॉइंट में हमने कंडेंस कर दिया तो वो पॉइंट एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने डिस्टेंस पे रख के घुमाया जा सकता है ताकि हमको सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाए जितना बॉडी का है। तो उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ वायरेशन। रिमेंबर व्हाट इज रेडियस ऑफ वायरेशन? इफ सपोज द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज गोइंग टू बी द सेम, इट्स केप्ट एज द सेम पॉइंट, एंड सपोज द होल बॉडी इज जस्ट कंडेंस्ड, ये पूरे बॉडी को अगर हमने कंप्रेस करके अगर एक सिंगल पार्टिकल में अगर कंडेंस कर दिया तो वो पार्टिकल जिसका मास पूरे बॉडी के मास के बराबर है वो कितने डिस्टेंस पे रख के हमको घुमाना जरूरी है ताकि उस पार्टिकल का, अकेले पार्टिकल का उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाए जितना बॉडी का खुद का है, ठीक है। मतलब जितना भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनने के लिए इस पूरे बॉडी के जितने मास वाला पार्टिकल कितने डिस्टेंस पे रख के घुमाना जरूरी है, उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन। रिमेंबर, तो इसका मतलब देखो अभी अगर इस पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आई इतने बराबर है, यस, ओके, अगर इस पूरी बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो अगर आई के बराबर है तो उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सिंगल पार्टिकल का होना चाहिए जिसका मास एग्जैक्ट उतना ही है जितना बॉडी का मास है। तो उस डिस्टेंस को k को हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ वायरेशन बोल सकते हैं। अभी देखो हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, एक तो बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो निकालने के लिए हमारे पास समेशन ऑफ mr स्क्वायर फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन अगर उस पूरी बॉडी को अगर हमने एक पॉइंट में कंडेंस कर दिया तो उस पॉइंट को जितने डिस्टेंस पे घुमाना जरूरी है जो k हमने एज्यूम कर लिया है ताकि उस एक अकेले पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी के जितना हो जाए, तो उस डिस्टेंस को रेडियस ऑफ वायरेशन अगर हमने बोल दिया तो उन तीनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिंगल पॉइंट ऑफ मास m which is revolved at a distance k from the center will be actually I is equal to m into k square। do you agree with this? ठीक है, तो इसी बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो m की into k square के बराबर भी मिल जाएगा, m into k square, where this k as it actually will be called as the radius of gyration। okay, for example, ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल समझो ठीक से। अगर मान लो हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स को अगर हमने इस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट अगर घुमा दिया, इस तरह से अगर इसको घुमा दिया तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो वो हमको सपोज मिल रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस होल बॉक्स इज गोइंग टू बी 100 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ओके, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस होल बॉक्स। ओके, नाउ इफ वी जस्ट कंसीडर दिस बॉक्स टू बी अ सिंगल पॉइंट एंड दिस बॉक्स इज हैविंग द डिस्टेंस, सपोज ये जो मास है इस बॉक्स का वो सपोज 4 किलोग्राम ये उस बॉक्स का मास है, ठीक है। तो सोच लो कि ये पूरा बॉक्स जो है वो अगर हमने एक सिंगल पॉइंट में अगर कंडेंस कर दिया तो वो अकेला पॉइंट कितने डिस्टेंस पे हमको घुमाना जरूरी है ताकि हमको इस पूरे एक ही पॉइंट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जिसका मास 4 किलोग्राम है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही मिल जाए जितना बॉडी का है। तो वो डिस्टेंस k जो है वो अगर हमको ढूंढ के निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलरेडी हमको पता है 100 किलोग्राम मीटर स्क्वायर है, तो लेकिन वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ना वो इस m into k स्क्वायर के बराबर होना जरूरी है, क्योंकि अकेला पार्टिकल जो है वो जब k डिस्टेंस पे घूमेगा तो उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनाएगा जितना ये बॉडी मिलके बना रहा है, डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से बना रहा है। तो इसलिए यहाँ पे I is equal to mk स्क्वायर, इसमें ये जो k है इस k को हम रेडियस ऑफ वायरेशन बोल सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इस वैल्यूज डाल देंगे, ये 100 हमने डाल दिया, यहाँ पे m जो है वो हमारे पास ऑलरेडी है 4 और k जो है वो k हमको निकाल के दिखाना है। तो उसके लिए ये 4 जो है वो हम नीचे लेके जाएंगे तो हमको मिलेगा 100 divided by 4 which is going to be k square। So we can just get this k square to be simply equal to 25 which gives k is equal to 5 meter। What does it mean?
इसका मतलब क्या है कि ये 4 किलोग्राम का जो एक सिंगल पार्टिकल है उसको हमको 5 मीटर डिस्टेंस पे रख के घुमाना होगा ताकि हमको एग्जैक्ट सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाए जितना इस बॉडी का है। ठीक है, तो इसका मतलब ये बॉडी अगर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, अगर एक सिंगल पॉइंट होता, तो वो सिंगल पॉइंट इतने 5 मीटर डिस्टेंस पे घुमाने से हमको उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलता था जितना इस बॉडी का डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से मिल रहा है। ओके, तो इसीलिए ये जो k जो है इसको हम रेडियस ऑफ वायरेशन बोल सकते हैं। व्हाट इज रेडियस ऑफ वायरेशन देन? हाउ कैन वी डिफाइन इट? Radius of variation of a body about an axis of rotation is defined as the distance. Okay, it is a distance between the axis of rotation and the point at which the whole mass of the body can be supposed to be concentrated so as to have the same moment of inertia as that of the body. तो मतलब जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी का है उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनाने के लिए अगर पूरे बॉडी को एक सिंगल पॉइंट में कंडेंस कर दिया जाए तो वो पॉइंट कितने डिस्टेंस पे रख के घुमाना जरूरी है, ठीक है, ताकि उसका सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाए जितना बॉडी का है, तो उसको हम बोलेंगे रेडियस ऑफ वायरेशन। रिमेंबर, सो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ रेडियस ऑफ वायरेशन। सी वी कैन जस्ट अंडरस्टैंड another aspect of this concept. Yes, if we have the number of particles in the body like of masses here like m1, m2, m3, and by default let us consider that all these masses are at a distance r1, r2, r3, r4 and so on like this। ठीक है, तो ये अलग अलग डिस्टेंसेस पे ये सभी masses जो है वो लोकेटेड है। ठीक है, तो इस पूरे बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कैसे हमको मिलने वाला है? तो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस दैट इज अप टू mn into rn स्क्वायर। इस तरह से हमको इस पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा। ठीक है, लेकिन अभी ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलने के बाद हमको क्या करना है? ये जो पूरा बॉडी का जो मास है वो कैपिटल M है, तो वो हमको एज्यूम करना है दिस कैपिटल M इज एक्चुअली गोइंग टू बी m1 plus m2 plus दैट इज अप टू mn। दिस इज द टोटल मास ऑफ द बॉडी। ओके, तो अभी इसमें हमको करना क्या है? देखो ठीक से कि हमको ऐसा एक पॉइंट ढूंढना है, मतलब ये पूरे बॉडी का जो है वो एक सिंगल पॉइंट में कंडेंस करना है और उस पॉइंट को हमको ऐसे डिस्टेंस पे रख के घुमाना है ताकि उसका उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाए जितना इस बॉडी का है। करेक्ट है, तो अभी देखो इस पॉइंट को अगर हमने k डिस्टेंस पे अगर घुमाया और उसका अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया i बन गया तो i कितना होना चाहिए? m into k स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, ठीक है? i का जो वैल्यू है वो m into k स्क्वायर का बराबर होना चाहिए क्योंकि अभी यहाँ पे एक ही पॉइंट है, एक ही पार्टिकल है जो कि m मास वाला है और वो k डिस्टेंस पे रख के घुमाया जा रहा है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो इतना हो गया। अभी इसमें से हमको k स्क्वायर का जो वैल्यू मिलने वाला है तो वो एक्चुअली i अपॉन m करके मिलने वाला है। करेक्ट है नहीं? और k का जो वैल्यू है तो वो हमको मिलेगा एक्चुअली k इज इक्वल टू रूट ऑफ i अपॉन m। करेक्ट है? दिस इज द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ वेरिएशन। यस, बट अभी इसमें एक बात चेक करो कि अगर हमने यहाँ पे i और m इन दोनों के वैल्यूज अगर डाल दिए यहाँ पे तो हमको और एक फॉर्मूला मिल जाएगा जो कि k इज इक्वल टू रूट ऑफ, हियर इट इज, i के बदले क्या रखना है? ये रखना है हमको पूरा उसका जो वैल्यू है ऑलरेडी। सो इट इज गोइंग टू बी m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस दैट इज अप टू mn rn स्क्वायर। ओके, एंड कैपिटल M के बदले क्या रखना है? कैपिटल M भी तो मास है ना पूरे बॉडी का, जो कि सभी पार्टिकल के मास के सम के बराबर होने वाला है, इसलिए यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में क्या आने वाला है? m1 plus m2 plus दैट इज अप टू mn, इस तरह से ये आने वाला है, नो डाउट। सो दिस इज द रेडियस ऑफ वेरिएशन, फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ वेरिएशन इन जनरल। तो जनरल फॉर्मूला कौन सा है रेडियस ऑफ वेरिएशन के लिए? ये इस तरह से है, जिसमें न्यूमरेटर के अंदर radius of variation k will actually be equal to root of the moment of inertia, which is going to be summation of all mr squares, and that is to be divided by summation of all masses of the particles. We can also just write it in the compact form in this way here. Radius of variation will actually be equal to summation of mr square divided by summation of m. Okay, this is the compact form of writing this here. अभी एक सिंपल सा केस हम कंसीडर करेंगे, सब केस।
in which all the masses, all the particles will have the same mass. अगर सभी particles का mass अगर same रहता है तो इसका एक simplified form हमको मिल जाएगा, जो कि इस तरह से होगा, if the masses of all the particles is going to be the same, m1 is equal to m2 is equal to directly up to mn, which is called as small m only, और ऐसे n particles है तो उस केस में क्या होगा रेगुलिक से, तो यहाँ पे अगर हमने ये सब वैल्यूज डाल दिए तो k will actually equal to root of, here in the numerator we can just have this as m into r1 square plus m into r2 square plus that is up to m into rn square. That's simple. And in the denominator here it will be again replaced by m each, so here it will be m plus that is up to m only. करेक्ट है, तो ये हमको मिल रहा है. अभी इसमें से न्यूमरेटर में से m हम कॉमन निकाल सकते हैं ताकि हमको वहां पे मिल जाए m कॉमन, और अंदर में बचेगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर एंड देन that is up to rn स्क्वायर. करेक्ट है, this is left in the bracket. And now in the denominator if we just take m common once again here, then we can just get this m common from denominator also, and we can just get this 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus up to last 1 again. Last will also be 1. But how many ones are there? जितने number of particles है, that means n. So this 1 plus 1 plus 1 will just add up to n, and this m will just get cancelled, and we will be simply left with root of r1 square plus r2 square plus that is up to rn square, that is to be divided by n. This is again another formula for finding this radius of gyration. But remember that this will be used only when the condition is satisfied. ठीक है, इसको हम बोलेंगे स्टार मतलब condition supply. What is the conditions here? That all the particles should have the same mass. अगर सारे पार्टिकल्स का मास सेम है तभी हम ये वाला इक्वेशन यूज कर सकते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए, अदरवाइज नॉट. अदरवाइज दिस इज ओके और दिस इज आल्सो ओके, बट दिस विल बी यूज्ड ओनली व्हेन द all the particles are of same mass here in this way. And that is the reason why this radius of gyration can also be called as the root mean square distance, okay, of all the particles from axis of rotation. मतलब फॉर एग्जांपल देखो अलग अलग पार्टिकल्स जो है वो अलग अलग डिस्टेंस पे हो सकते हैं. कोई पार्टिकल 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे होगा, कोई पार्टिकल 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे होगा, कोई 3 4 ऐसे अलग अलग पार्टिकल्स डिस्टेंस पे अलग अलग डिस्टेंस पे होंगे. हमको क्या करना है, उन सभी डिस्टेंस का स्क्वायर करके मीन निकालना है. ठीक है, स्क्वायर करके मीन निकालना है. क्यों? क्योंकि अगर वैसे ही मीन निकालेंगे तो डिस्टेंसेस जो है वो किसका पॉजिटिव होगा किसका नेगेटिव होगा, तो उसके हिसाब से वो कैंसिल भी हो सकते हैं डायरेक्ट मीन निकालेंगे तो. इसलिए हमको डायरेक्ट मीन नहीं निकालना है, बल्कि हमको पहले स्क्वायर करके फिर मीन निकालना है और फिर उसके बाद उसका स्क्वायर रूट निकालना है, क्योंकि स्क्वायर का जो इफेक्ट है, स्क्वायरिंग का इफेक्ट भी हमको कैंसिल करना पड़ता है. तो स्क्वायरिंग का इफेक्ट कैंसिल करने के लिए हमको उनका स्क्वायर रूट निकालना है. तो इफ यू जस्ट फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ ऑल दोस डिस्टेंसेस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स इन द बॉडी, देन वी कैन कॉल इट एज अ रेडियस ऑफ गायरेशन. ठीक है, तो ये जो रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस है उसको सिंपली शॉर्ट में RMS भी बोलते हैं, RMS डिस्टेंस. ओके, RMS का लॉन्ग फॉर्म समझा क्या है? RMS का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर. ओके, रूट मीन स्क्वायर, द स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द डिस्टेंसेस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स इन द बॉडी is called as root mean square distance, and that is only the radius of gyration of a body. Okay, so we understood the concept of radius of gyration here. Radius of gyration क्या होता है समझा ठीक से? I will repeat again the definition. The radius of gyration of a body is actually defined as the distance between the axis of rotation and the point at which the whole mass of the body can be supposed to be concentrated so as to have the same moment of inertia as that of the body. Okay, yes, just take a screenshot of this first.
Yes. Okay. We can just next topic now. Yes. Any doubt to anybody? किसी को भी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं. Okay. चलो ठीक है. Yes. So let us see how to find the moment of inertia of different bodies. Okay. जो स्टैंडर्ड शेप्स होते हैं उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालना होता है, तो वो हम एक बार थोड़ा सा देख लेंगे ठीक से फटाफट, क्योंकि हमने ऑलरेडी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो तो देखा है ऑलरेडी, और उसके ऊपर हमने बहुत से कई सारे क्वेश्चंस भी किए हैं. ठीक है. मतलब वैसे तो एक क्वेश्चन तो मैंने ऑलरेडी लेक्चर में किया था, लास्ट लेक्चर में, और बहुत सारे जो 10 क्वेश्चंस का जो एक पीडीएफ है तो वो आपको असाइनमेंट में भी मैंने शेयर किया ऑलरेडी. तो आई होप ऑल ऑफ यू हैव ट्राइड इट. ठीक है. तो चलो ठीक है. इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको आए रहेंगे, कुछ क्वेश्चंस नहीं भी आए रहेंगे, तो उसमें जो भी नहीं आए हैं तो वो जरूर चैट में डालते रहो, तो आई कैन जस्ट देम. ओके. सो अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि हाउ टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम स्टैंडर्ड शेप्स जस्ट लाइक रिंग और रॉड और डिस्क और स्फीयर, उसमें भी सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर. तो ये सब जो शेप्स होते हैं इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, ये हमारा इस चैप्टर के अंदर या इस सेक्शन के अंदर एम रहने वाला है. ठीक है. सो लेट अस प्रैक्टिस हाउ टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम स्टैंडर्ड शेप्स. सबसे पहले हम फोकस करेंगे रिंग के ऊपर. ओके. रिंग. कंसीडर अ रिंग. ओके. सो हेडिंग ही इसका है, याद रखो ठीक से. द हेडिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग of mass m and radius r. Okay. Yes. ठीक है. तो mass of ring is going to be m and the radius of ring is going to be r, and we want to find out the moment of inertia of that ring in terms of m and r. Okay. तो चलो कंसीडर करो एक रिंग जो कि इस तरह से घूम रहा है इस एक्सिस के अबाउट. Okay, suppose this is the ring and which is revolving about an axis passing through its center and just perpendicular to its plane. Okay, तो ये जो उसका सेंटर है, इस सेंटर में से पास होने वाला और उसके प्लेन को परपेंडिकुलर रहने वाला ऐसा एक एक्सिस है. इस एक्सिस में से वो घूम रहा है. ठीक है. इस एक्सिस के अबाउट वो घूम रहा है, तो इसका हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. ठीक है. What can we do? How can we find out the moment of inertia? देखो उसके लिए हमको क्या करना है. We can consider this ring to be made up of large number of small elements, each of mass dm. Okay. तो समझो ये रिंग को हमने टुकड़े टुकड़े कर दिया और इसको बहुत सारे एलिमेंट्स में हमने इसको बांट दिया. ठीक है. इस तरह का एक ये एलिमेंट है जिसका मास dm है, यहाँ पे एक एलिमेंट होगा जिसका मास dm होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा. ये ऐसे इस तरह से अलग अलग एलिमेंट्स के अंदर हमने उसको बांट दिया, और ये इमेजिन करेंगे कि सारे जो एलिमेंट्स हैं वो इस तरह से एक ही एंगुलर वेलोसिटी के साथ एक साथ घूम रहे हैं, इंडिपेंडेंटली घूम रहे हैं. ठीक है. तो ऐसा अगर हमने अज्यूम कर लिया तो we can be able to find out the moment of inertia of at least one element. ठीक है नहीं. We can find out the moment of inertia of one element because the radius of ring is already known, that is capital R here. Correct है. So what will be the moment of inertia of one element? Can you tell me? Yes, कौन बताएगा? dm r square. वेरी गुड. dm into r square. करेक्ट है, क्योंकि उसका जो डिस्टेंस है सेंटर से वो r है, और इसलिए उसको हम लिख देंगे dm into r square. उसका मास dm है. ठीक है. तो ये हो गया एक एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है. सेम वैसे ही दूसरे का भी हम निकाल सकते हैं, तीसरे का भी निकाल सकते हैं. ये पूरे रिंग के ऊपर जितने भी सारे एलिमेंट्स है उन सभी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम ऐसे ही निकाल सकते हैं. सिर्फ वहां पे मास चेंज होगा हर एक एलिमेंट का, रेडियस विल रिमेन द सेम. करेक्ट है. Yes. Now we can just try to find out the moment of inertia of the whole ring. ठीक है.
हाउ कैन वी फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल रिंग? उसके लिए हमको ऐसे सभी एलिमेंट्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के ऐड करना पड़ेगा। तो जैसे हम ये ऐड करेंगे तो उससे हमको ये पूरे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा, बिल्कुल। लेकिन ये एडिशन जो है, दिस एडिशन इज टू बी परफॉर्म्ड बाय इंटीग्रेशन, नॉट जस्ट सिंपल एडिशन, बिकॉज एक एलिमेंट कहां पे स्टार्ट होता है और कहां पे खत्म होता है, ऐसा कोई बाउंड्री नहीं है, ठीक है। रिंग इज अ यूनिफॉर्म बॉडी, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है उसका मास, इसलिए यहाँ पे हमको इंटीग्रेशन ऑफ दिस dm into r square और r square into dm करना पड़ेगा। समझा क्या ठीक से? That means we have got a formula for the moment of inertia of the ring to be simply integration of r square into dm, no doubt। चलो ठीक है, बट अभी इसमें क्या है ना कि r square is actually going to be a constant, it is same for all the elements on the ring, so we can just take it out and be left with this dm only inside the integral sign। so ये r square अगर बाहर चला गया तो इंटीग्रल साइन के अंदर क्या बचेगा? सिंपली dm बचेगा। और अभी ये सोचो कि dm का मतलब क्या है? एक एलिमेंट का मास है। वैसे अगर हम सभी एलिमेंट्स का मास निकाल के अगर ऐड करते जाए तो क्या मिलने वाला है? रिंग का मास मिलने वाला है, और क्या मिलने वाला है, ठीक है नहीं? तो इसलिए अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ dm is going to be equal to the capital M, that is nothing but the total mass of the ring, okay, the total mass of the ring, which is denoted by capital M here, yes। तो ये dm का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको कैपिटल M मिल जाएगा। अभी अगर ये बात हम यहाँ पे डाल देंगे तो इससे हमको क्या मिलेगा? I is equal to r square into m, जिसको हम लिख सकते हैं I is equal to m into r square। So this is actually going to be the formula which we require, okay। तो यही है वो फॉर्मूला जो हमको चाहिए था, जिसमें हमने रिंग का जो मोमेंट ऑफ वो निकाल दिया, बिल्कुल। यस, एनी डाउट? समझा सबको ठीक से? क्या किया हमने? रिंग को टुकड़े में बांट दिया, छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया, और एक एलिमेंट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो निकाल के दिखाया। सबसे पहले हमारा फोकस ये होना चाहिए, वी वांट टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वन रिंग, वन एलिमेंट एट लीस्ट। Once we get the moment of inertia of one element, we can just integrate it and we can just get the total moment of inertia of the whole ring as it is in this way, okay। Let us try one another question here। Let us try to find out the moment of inertia of a rod about an axis or rod of mass m and length L, ओके। तो देखो ठीक से, रॉड जो है तो उसका मास m दिया हुआ है और लेंथ L दिया हुआ है। So consider a rod like this, okay। So this is the rod whose length is L, and suppose this is the axis about which it rotates actually, okay। इस एक्सिस के अबाउट वो इस तरह से घूम रहा है, मतलब just like here, if you can consider this as a rod, ये सब जो रॉड है, ठीक है, और वो मान लो कि इस तरह से घूम रहा है, ऐसे एक्सिस के अबाउट वो घूम रहा है, एक एंड पॉइंट में से पास होने वाला एक्सिस के अबाउट घूम रहा है इस तरह से, ठीक है। तो अगर ऐसा घूमने लग जाए तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा वो हमको ढूंढ के निकालना है। व्हाट कैन वी डू फॉर दैट? अगेन द सेम टेक्निक यू हैव टू यूज हियर, जो हमने वहां पे किया वही यहाँ पे भी करना है। क्या करना है? वी हैव टू डिवाइड दिस होल रॉड into large number of small elements, ठीक है, छोटे छोटे एलिमेंट्स में इसको बांटना है। and consider one such element which is just at a distance x from the axis and whose mass is actually going to be dm, suppose, ठीक है, ये dm उसका मास रहने वाला है। and let us assume that this element is having a small length dx, okay। ये dx उसका थिकनेस है, ये हम मान लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे x डिस्टेंस पे रहने वाला जो एलिमेंट है जिसका मास dm है और जिसका थिकनेस dx है, वो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा फोकस रहना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमको इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के दिखाना है। हाउ कैन वी फाइंड आउट? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एलिमेंट इज गोइंग टू बी, व्हिच इज एट अ डिस्टेंस x from the center
and which is of mass dm here. Yes, देखो ये एलिमेंट इस तरह से घूमेगा ना इस एक्सिस के अबाउट, तो उसका रेडियस क्या बनेगा, x बनेगा उसका रेडियस, है कि नहीं? अगर उसका रेडियस x बन गया और उसका मास dm है, तो सीधी बात है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहने वाला है. So we can just say moment of inertia of the element will be in the same way as there. It will be actually dm into x square. ये समझ में आएगा सबको ठीक से पहले? Yes, dm into x square. This is actually going to be the moment of inertia of one such element. एक element का moment of inertia हमने निकाल लिया, ठीक है? You can just call it as di. Okay, di is going to be x square into dm. Yes, but actually the rod has many elements of this type. ऐसे बहुत सारे elements इस rod के अंदर है. तो अगर हमको total moment of inertia अगर चाहिए पूरे rod का, तो क्या करना होगा? रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हमको मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ दिस x square into dm. Do you agree with this? Okay, so the total moment of inertia of this rod will actually be integration of x square into dm. Okay, but here we can just say call it as I, and this integration of x square into dm will just carried out from the minimum value of x up to the maximum value of x. Can you tell me what is the minimum value of x? ये जो एलिमेंट्स है, ये जब हम अलग-अलग एलिमेंट्स कंसीडर करेंगे तो हर एक एलिमेंट के लिए x का वैल्यू अलग-अलग रहने वाला है कि नहीं? जरूर, x will be different for different elements, करेक्ट है? तो अगर x अलग-अलग है तो मिनिमम वैल्यू ऑफ x कितना हो सकता है? जब ये एलिमेंट इस तरफ शिफ्ट होगा तो यहाँ पे आएगा, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ x कैन बी 0, करेक्ट है? And when this element will be considered away from this axis, its value of x will go on increasing, and maximum it can be capital L, correct है? Capital L, and that's why we can just say that this capital L 0 से capital L तक हमको ये इंटीग्रेशन करना है. These are the limits of integration. Okay, इस इंटीग्रेशन के लिमिट्स क्या है? 0 to L है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमको इंटीग्रेशन करना है x स्क्वायर का और विथ रिस्पेक्ट टू dm. तो वी वांट टू एक्सप्रेस दिस dm इन टर्म्स ऑफ x स्क्वायर. हाउ कैन वी डू दैट? तो देखो उसके लिए एक सिंपल सा प्रोपोर्शनलिटी हम यूज करेंगे. प्रोपोर्शनलिटी कि अगर dx इतने लेंथ का मास dm है और टोटल l इतने लेंथ वाले रॉड का मास कैपिटल M है, तो इसमें देखो इसका मतलब कैपिटल M corresponds to the length L. करेक्ट है? मतलब कैपिटल M is the mass of the rod whose length is capital L, and suppose that dm is going to be the mass of a small element whose length is dx only, करेक्ट है? तो अगर ऐसा है तो इन दोनों के बीच में प्रोपोर्शनलिटी होना चाहिए, प्रोपोर्शनलिटी होना चाहिए क्योंकि mass is already directly proportional to the length. Mass is uniformly distributed along the length of this rod, and that's why we can just say that the ratio of these two, इन दोनों का जो रेशियो है m upon dm और यहाँ पे l upon dx का ये जो रेशियो है वो सेम रहेगा, जिससे हमको ये मिल जाएगा कि dm will actually be equal to, इसमें से हमको मिलेगा dm is going to be equal to, ये dm इस तरफ चला जाएगा और l नीचे जाएगा, x dx इस तरफ चला जाएगा, तो हमको मिलेगा m upon l into dx. ये समझ में आएगा ठीक से? एक बार ठीक से चेक करो. dm का जो वैल्यू हमको मिल रहा है यहाँ पे, it is going to be m upon l into dx. चेक. देखो अगर ये तुमको समझ में नहीं आया तो एक दूसरा एक तरीका है उसको समझने के लिए. देखो we can just define a concept of linear mass density. Do you know what is linear mass density? linear mass density मतलब उसको हम लैम्डा से डिनोट कर सकते हैं. It is going to be the mass per unit length of a body. तो कोई भी लीनियर बॉडी जो होता है उसका मास पर यूनिट लेंथ, उसको हम बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी, जिसमें यहाँ पे लैम्डा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो टोटल मास कितना है इस रॉड का? कैपिटल M है, और लेंथ कितना है? कैपिटल L है. तो m upon L will actually be the linear mass density. But if we just focus on element here, इस एलिमेंट के ऊपर अगर हम फोकस करेंगे तो उसका मास कितना है? dm है,
और उसका लेंथ कितना है, dx है, तो इसलिए उसका लीनियर मास डेंसिटी जो है वो कितना आएगा, तो dm अपॉन dx के बराबर आएगा, जो कि उतना ही रहेगा क्योंकि लीनियर मास डेंसिटी इज गोइंग टू बी द कांस्टेंट। तो फिर चाहे वो रॉड का निकालो या एक एलिमेंट का निकालो, it's going to be the same. So therefore we can just say that this lambda is actually going to be m upon L, which is also going to be same as dm upon dx. If we just take this dx in that side, we can be able to obtain this dm here in this way in terms of dx. And now if we just replace this dm here in this formula, then we can be able to get this I is equal to integration from 0 to L of x square into dm, where dm is actually going to be m upon L into dx. करेक्ट है। अभी इसमें क्या है ना कि m और L जो है वो तो कांस्टेंट है, तो इट कैन बी टेकन आउट ऑफ दिस इंटीग्रल साइन, एंड व्हाट वी आर लेफ्ट विथ इनसाइड इज m upon L into from 0 to L of this x square into dx simply. And as we already know that integration of x square dx, याद है आपको 11th स्टैंडर्ड में हमने मैथमेटिकल टूल्स इन फिजिक्स इस चैप्टर के अंदर या मैथमेटिकल मेथड्स चैप्टर के अंदर हमने इंटीग्रेशन का फॉर्मूले देखे थे सारे। एक फॉर्मूला उसमें ये भी था, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू n dx इज ऑलवेज इक्वल टू x रेज़ टू n plus 1 upon n plus 1, करेक्ट है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन which will be used here for finding the integration of x square into dx. तो अभी यहाँ पे देखो x square का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, जबकि यहाँ पे n का जो वैल्यू है वो 2 है, तो यहाँ पे n plus 1 मतलब 3 बन जाएगा, और अकॉर्डिंगली यहाँ पे हमको मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ x square dx to be x cube upon 3, करेक्ट है। एंड देन दैट इज फ्रॉम 0 to कैपिटल L in this way here, करेक्ट है। सो अभी अगर सपोज हम ये इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं तो हमको देखो क्या मिलेगा, तो moment of inertia I will be actually equal to m upon L, which is just kept as it is, into here it is x cube upon 3 का इंटीग्रेशन हमको करना है, वो भी from 0 to L। तो पहले L रिप्लेस करो यहाँ पे, तो हमको मिलेगा L cube by 3, करेक्ट है, माइनस अगर 0 रिप्लेस कर देंगे तो हमको मिलेगा 0 cube by 3, that's it। and then we will have to solve this further so that we can just get in the next step, that is yes I is equal to, तो यहाँ पे आएगा m upon L just kept as it is, and here ये 0 cube तो 0 बनेगा, 0 upon 3 will become 0 only, and subtracting 0 does not make any difference. So ये पूरा जो ब्रैकेट है वो सॉल्व करके क्या आएगा, L cube by 3 आएगा बस। तो ये L cube by 3 अगर हमने यहाँ पे as it is अगर रख दिया, ठीक है, तो उसको अगर सिंप्लीफाई किया तो इसमें से देखो ये L और ये L cube जो है वो कैंसिल होगा और हमको फाइनली मिलेगा m into L square upon 3. So see here, this is actually going to be the formula for finding the moment of inertia of a rod about end point. ठीक है, when a rod rotates about its axis passing through its one end point, then its moment of inertia can be obtained to be simply ml square by 3 in this way here. Okay, so this is the second derivation we have to do in this chapter or in this lecture. Okay, तो ये हमने already कर दिया, just take a screenshot of this fast. Yes, finish with this. Okay, so ये दो डेरिवेशंस हमने आज के लेक्चर में किए हैं, और दो डेरिवेशंस है जो हम कल के लेक्चर में करेंगे, जो कि इसके जैसे ही है। There will be the moment of inertia of a disc. Okay, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको ढूंढ के निकालना है, और उसके बाद हमको एक स्फीयर का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ढूंढ के निकालना है। ठीक है, उसमें भी हॉलो स्फीयर एंड फ्लैट स्फीयर, ये दोनों उसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो वो सब चीजें याद रखो ठीक से। Yes. Okay, so that's all for this lecture. Let us stop here. Thank you all of you.